नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं पंचशील समझौतों के बारे में। भारत और चाइना के बीच ये पंचशील समझौते पूरे हुए अब 70 वर्ष हो चुके हैं। इस 70 वर्ष की वर्षगांठ मनाई गई चाइना में और वहां के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने इन समझौतों की प्रशंसा करी। लेकिन भारत के लिए अब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था कि आखिर ये समझौते जो हुए थे इसके पीछे की क्या कहानी थी। बहुत सारे न्यूज़पेपर उस दौरान छपते हैं जिस दौरान ये आपका समझौता हुआ था और कहा गया कि यहाँ पर सिर्फ एक भूल के कारण और एक गलत स्टेप के कारण हमने तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि भारत ने इस समझौते के थ्रू ये मान लिया था कि तिब्बत चाइना का पार्ट है और तिब्बत को आज तक इस चीज को झेलना पड़ रहा है। कहा जाता है कि ये जो आपका पंचशील समझौता है ये हनी ट्रैप के कारण हुआ था। हनी ट्रैप का नतीजा है आपका भारत चीन पंचशील समझौता। और इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसकी हिस्ट्री में क्या है, किस हनी ट्रैप की बात करी जा रही है, कॉल कौन थे जिनकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर बताई जा रही है कि वो चाइना की थी और कॉल पहले से शादीशुदा थे, भारत के एक राजनयिक थे, वो यहाँ से चाइना गए थे इस चीज पर वार्ता करने के लिए, इस समझौते पर वार्ता करने के लिए, और फाइनली उन्होंने उस महिला के बहकावे में आकर के कुछ गलत डिसीजंस ले लिए। बात करें कॉल की तो वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चाइनीज महिला के लिए दोबारा से शादी का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी छवि निकल के आती है। पूर्व में हमारे जो नेता रहे हैं या फिर आप देखोगे इस तरीके के जो राजनयिक रहे हैं, इनकी वजह से कई सारे डिसीजंस जिन पर चाइना तो बहुत ज्यादा खुश है लेकिन भारत आज तक पछतावा कर रहा है। जैसे ही ये साइन होता है उसके बाद ही नेक्स्ट डे इसको लेकर के कंट्रोवर्सी होती है और कहा जाता है कि भारत के लिए ये सबसे गलत समझौता था। आजादी के बाद जो सबसे गलत चीज भारत ने की थी वो यही था, जो पंचशील समझौतों पर हस्ताक्षर करना। चलिए इसी को विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि यूपीएससी और पीसीएस का बैच हमारा शुरू हो चुका है। इस बैच पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल कराना चाहते हैं 5 से 12 जुलाई के मध्य करवा सकते हैं। चलिए न्यूज क्या है, तो चीनी विश्व कन्या ने भारतीयों को हनी ट्रैप कर कराया था पंचशील समझौता। जो शी जिनपिंग है इन्होंने इसकी तारीफ करी और भारत के लिए सबसे बड़ी गलती ये साबित हुई। हाल ही में भारत और चीन ने 29 जून को हुए पंचशील समझौतों के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी 70 वर्ष के अवसर पर चाइना सेलिब्रेट करता है और शी जिनपिंग इन सिद्धांतों की बड़ाई करते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। प्रमुख बिंदु इसके समझ लेते हैं। ये जो समझौता आपका हुआ था ये हुआ था 20 जून 1954 को, ठीक है। यह समझौता होते ही इसकी आलोचना शुरू हो गई थी और भारत के आप एक देखोगे बहुत ही अच्छे नेता थे आचार्य कृपलानी। इन्होंने बोला था कि ये जो समझौता है ये पाप से जन्मा है, ये पाप के जन्मा समझौता बताया गया कि ये पाप में जन्मा हुआ समझौता है और इसको भारत को अनंत काल तक झेलना पड़ेगा। कुछ इसे भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ी भूल में से बताते हैं। इससे तिब्बत की स्वतंत्रता को हमने खत्म कर दिया। इसके बाद चीन एक लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है वर्तमान में, क्योंकि तिब्बत आप देखोगे तो चाइना और भारत हमारे बीच में एक लाइन क्रिएट करता था जिससे डायरेक्ट चाइना हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता था। यदि तिब्बत एक अलग कंट्री होता, अलग उसको देश का हम दर्जा प्रदान करते, लेकिन भारत की गलती क्या थी कि भारत ने कह दिया कि ठीक है तिब्बत चाइना का पार्ट है और चाइना ने पूरी तरह से तिब्बत को हथिया लिया, जिससे आज भारत के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहा है चाइना, वो हमारे लिए आप देखते हो हर दिन आए दिन खतरा बनती रहती है। अभी हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम परिवर्तित कर दिए। एलएसी का हर टाइम उल्लंघन होता रहता है। वो अपने मैप में आधा से ज्यादा जो आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं उनको अपने यहाँ पर वो दर्शाते हैं कि ये हमारे इलाके हैं। न्यू मैप आया, आप उस मैप को जाकर के देखिए, चाइना ने इंडिया का पार्ट अपने मैप में शो कर रखा है। और ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये इस समझौते का कहीं ना कहीं यहाँ पर हाथ आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस समझौते पर चीन ने अपने हिसाब से प्रभाव डाला और अपने अकॉर्डिंग जो रणनीतियां थी उनको डिसाइड किया। आगे देख लेते हैं। भारत की ओर से गए एक प्रमुख वार्ताकार को चीनी महिला ने हनी ट्रैप में फंसा लिया था। ये स्टोरी है हिस्ट्री की जो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1954 में तिब्बत को लेकर के बातचीत की थी और आप में से कितने सारे लोग स्टोरी के बारे में जानते हैं और आप में से कितने सारे लोगों को पता है कि इस तरीके की कई सारी घटनाएं एनसीआर में देखने को
को मिलती है। आप देखोगे कई बार नेहरू जी और गांधी जी पर इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए जाते हैं कि उनकी वजह से डिवाइडेशन हुआ था, उन्होंने ये कार्य किए थे। तो आप सभी बताओ किसने इनसे रिलेटेड जो कई सारी बुक्स हैं हिस्ट्री की वो रीड कर रखी हैं, आपके इस पर क्या मत है, आप क्या समझते हो इस पंचशील समझौते को लेकर के? क्या वाकई भारत ने इसको लेकर के गलती करी है या नहीं करी है? आपके व्यूज में इस पर जानना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए। उन्होंने भारत चीन समझौते को एक सर्वव्यापी आदर्श शांति रूपरेखा के रूप में सराहा था। इस समझौते के 10 वर्ष भी नहीं पूरे हुए थे कि चीन ने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली थी और युद्ध करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो गया था। उसने इन सभी समझौतों का उल्लंघन किया और 1962 में भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। आप देखो कि 1954 में होता है समझौता और युद्ध की घोषणा कर दी जाती है 1962 में। चीन ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संप्रभुता के सिद्धांतों को नकार दिया। जो इस सिद्धांत में आते, कितने सिद्धांत है टोटल हमारे पंचशील के? 5 सिद्धांत। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स जो एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था, ब्रह्मा चेलानी, कि पंचशील समझौतों को आजादी के बाद सबसे बड़ी भूलों में से एक बताया गया है जो भारत के लिए ही खतरा बन गई है। भारत उस समय इतना ब्रॉड माइंडेड होकर के ये चीज सोच ही नहीं पाया कि यदि मैं इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा हूं तो अपने लिए ही दुश्मन को अपने और करीब बुला रहा हूं। ठीक, तिब्बत से छूट गया कंट्रोल। भारत का पहले तिब्बत से बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, भारत का पूरी तरीके से तिब्बत पर कंट्रोल था, लेकिन जैसे ही ये समझौता होता है भारत का पूरी तरीके से कंट्रोल तिब्बत से हट जाता है। आप अभी भी देखो तिब्बत के दलाई लामा भारत आते हैं, निवास भी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको धर्मगुरु के रूप में पूजा जाता है, लेकिन तिब्बती जो निवासी हैं बेचारे, उनसे उनका घर छिन रहा है, उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आए ना आए दिन उनको किसी ना किसी घटना का सामना अवश्य करना पड़ता है तिब्बत में रह करके ही। तिब्बत में आप देखोगे आंतरिक संघर्ष की जो स्थिति है चाइना के साथ हमेशा बनी रहती है, कारण उसका कहीं ना कहीं हम स्वयं भारतीय ही हैं। वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पंचशील समझौते का तिब्बत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। तिब्बत एक देश था जो भारत और चीन के बीच में, और यही मैं आपको समझा रही थी कि तिब्बत पहले एक देश हुआ करता था जो भारत और चीन के बीच में बफर का काम करता था, भारत को सेव कर रहा था वो चाइना से। लेकिन समझौते के बाद चीन डायरेक्ट भारत के साथ अपनी सीमा बाउंड्री लाइन साझा करने लगा, जो कि भारत के लिए ही फ्यूचर में सरदर्द बन करके बैठा हुआ है चाइना। ठीक है, और ये बहुत ही एक तरीके से मिस्टेक हुई थी भारत से, जिसको मिस्टेक शायद भारत उसको ठीक भी नहीं कर सकता है। वर्ष 1954 में भारत चीन समझौते का मतलब था कि भारत ने तिब्बत पर चीन संप्रभुता को मान्यता दे दी है और इसी वजह से कंट्रोल भारत का खो चुका था। वर्ष 1950 से पहले तिब्बत से भारत गहराई में शामिल था, हमारे बहुत ही अच्छे संबंध थे तिब्बत से। जब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी तब त्रिलोकीनाथ कौल, और यही है वो व्यक्ति जिनको हनी ट्रैप में फंसाया गया था, इन्हीं कौल की मैं बात कर रही थी। ये राजनयिक प्रोटोकॉलों का इन्होंने उल्लंघन किया। ये पूरी तरीके से ऐसे होता है ना कि आपको किसी एक पक्ष में बात नहीं करनी है, आपको दोनों पक्षों को सुनना है और उसके बाद जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो रखना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक तरफा बातों को सुना, एक तरफा चीजों को सुना, तिब्बत को दरकिनार किया, और जिस महिला से वो शादी करना चाहते थे वो भी वहां पर एक अच्छी पोस्ट पर थी चाइना में उस टाइम। तो उन्होंने इस तरीके से चीजों को ड्राइवन किया कि अंत में ये समझौता हो जाता है और इन्होंने अपना कार्य जो था, अपने प्रोटोकॉल जो थे उनका भी उल्लंघन किया गया। इनको बुलाया गया भारत में, लेकिन ये भारत बहुत टाइम बाद लौट करके आए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, राजनयिक प्रोटोकॉलों का उल्लंघन किया था और वह ये उस टाइम विदेश जो कार्यालय थे उसमें से एक राजनयिक थे, चीनी महिला से चल रहा था इनका अफेयर। आपकी ये न्यूज आप देखोगे काफी पुरानी है, 31 अगस्त 2018 को यहाँ पर न्यूज आई थी, वो भी फॉरेन आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा था, डिप्लोमैटिक्स टेक ए कॉल सीरियसली अफेयर विद अ चाइनीज गर्ल एंड व्हाट ऑल वेंट बिहाइंड 1954 इंडो चाइना अग्रीमेंट ऑन तिब्बत। और यही इसी का परिणाम था कि ये अग्रीमेंट आपका होता है। इस समझौते से भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और दोनों देशों के बीच 4 महीने तक बातचीत इस चीज को लेकर के हुई थी। चीनी राजदूत एन राघवन ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था और राजनयिक त्रिलोकीनाथ कौल और दिल्ली के विदेश कार्यालय के ऐतिहासिक प्रभाग के उपनिदेशक डॉक्टर गोपालाचारी भी चीन गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कौल ने बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस दौरान एक चीनी महिला के साथ उनका अफेयर चल रहा था जब ये सारी चीजें ऑनगोइंग थी।
प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक और तिब्बत विज्ञानी क्लाउड अर्पी ने वर्ष 1980 में एक लेख में इसका जिक्र किया और अफेयर में उनकी निष्पक्षता के प्रति संभावित संवेदनशीलता पर सवाल उठाया कि जिस दौरान ये समझौता हो रहा था तिब्बत अपना पक्ष रख रहा था, तिब्बत के साथ इस तरीके की जो संगीन आगे चीजें हो सकती थी, तब यहाँ पर भारत के कुछ राजनयिक निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने एक तरफा बातों को सुना और एक तरफा चीजों को देख करके उन्होंने इस समझौते के लिए हाँ कर दी और वहां पर मेन भूमिका में हमारे कौल साहब भी थे। आगे देखते हैं। भारत ने विदेश कार्यालय के ऐतिहासिक प्रभाग के पूर्व प्रमुख अवतारण सिंह बसीन की पुस्तक है, कौन सी, नेहरू तिब्बत और चीन। इसमें भी चीनी महिला से कॉल के संबंधों की बातचीत की गई है। इस बुक में बकायदा ये आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किस प्रकार से जब ये समझौता हुआ तो माहौल कायम था। शादी भी करना चाहते थे कॉल उस महिला से, जैसे मैंने बताया कि वो पहले से शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वो उस टाइम इतना ज्यादा, कहते हैं ना जब इंसान प्यार में होता है तो अंधा हो जाता है, तो ये वही वाली बात है, वाकई अंधा हो जाता है। मैं जब रील्स देखती हूँ ना कभी कभी आई फील लाइक क्या ही है यार, क्यों है ऐसा, ठीक, तो ऐसा होता है। तो बसीन ने अपनी किताब में लिखा कि वर्ष 1954 के समझौते से पहले राजनीतिक और महत्वपूर्ण संवेदनशील चर्चा होती थी और इस दौरान उनका एक चीनी महिला के साथ अफेयर था। यह उनके रैंक में एक अधिकारी से अनापेक्षित व्यवहार के सभी मानदंडों का उल्लंघन था। क्लाउड अर्पी के मुताबिक कॉल चीनी महिला से शादी भी करना चाहते थे। आगे बात करते हैं। अवतार सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि वो इतने ज्यादा साहसी थे कि उन्होंने शादी करने की इजाजत भी मांग ली थी और जबकि वह पहले से शादीशुदा थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो तुरंत के तुरंत उनको चीन से भारत आने के लिए कहते हैं, लेकिन तब भी उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। उन्होंने उस दौरान प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी और वो वहीं चाइना में ही रहते हैं। उसके दौरान चाइना में रह करके उन्होंने बहुत सारी भारत की राजनयिक यात्राएं करी, लेकिन चाइना से वो भारत बहुत ही लंबे समय बाद लौट करके आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें पंचशील समझौते क्या है ये समझ लेंगे। देखिए, यह भारत और चाइना के बीच 29 अप्रैल 1954 का हस्ताक्षरित हुए थे। इस समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई, इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए थे। इन दोनों लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस सिद्धांत को 5 सिद्धांतों में डिवाइड किया गया था। ये जो सिद्धांत थे, अब क्या क्या थे। सबसे पहला था कि एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता पर कोई भी मतलब उंगली नहीं उठाएगा और सम्मान किया जाएगा। हम आपकी सभ्यता संस्कृति अखंडता को सम्मान करेंगे, आप मेरी सभ्यता संस्कृति और अखंडता का सम्मान करोगे। लेकिन जहां पर ये जो आपका संप्रभुता और अखंडता आ रहा है, ये चाइना हमेशा वॉयलेट ही करता है। दूसरा है आपका परस्पर अनाक्रामकता, यानी कि वो जो आपका क्षेत्र है ना, यानी कि आपका इलाका है और उसको वो गलत तरीके से वहां पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो वो यहाँ पर कहा गया था कि हम एक दूसरे की बाउंड्री को अनाक्रामक तरीके से मतलब हथियाएंगे नहीं। वो भी चाइना कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को आप देख लीजिए। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाइना का हमेशा का ही है। भारत और पाकिस्तान के मामलों पर वो हस्तक्षेप करता ही रहता है। तो आंतरिक चीजें जो होंगी, यदि भारत के अंदर कुछ चल रहा होगा तो उसमें चाइना का बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना बोलता है। समानता और पारस्परिक लाभ वाले हम संबंधों को बनाएंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण वाला तो 1962 में ही उन्होंने खत्म कर दिया था, जब भारत पर उन्होंने बोला कि हम क्या करने वाले हैं, युद्ध करने वाले हैं, तो ये तभी खत्म हो गया था। ये है समझौते हमारे बीच में जिनको हम आज तक भुगत रहे हैं। इस समझौते में 2 नारे भी शामिल थे जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, आपने सुना होगा, ये तभी का नारा है। और दूसरा था एशिया एशियाई लोगों के लिए है सिर्फ, तो ये वाली बात थी। ठीक, आगे बात करते हैं पंचशील समझौते की विशेषताएं क्या थी। तो इस समझौते को भारतीय कूटनीति की जीत के रूप में देखा गया था और दोनों देशों को युद्ध में जाने से रोक दिया गया था कि दोनों ही देश एक दूसरे पर आक्रमण कभी नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं, यह समझौता एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। पंचशील समझौता भारत चीन संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते को दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के रूप में देखा जा रहा था कि अब क्या होगा, तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि फाइनली शुरुआत से जो चर्चा का विषय रहा है तिब्बत रहा है। अब भारत ने यहाँ पर ये मान लिया कि ठीक है तिब्बत आपका पार्ट है, तो अब दिक्कत क्या है। लेकिन चाइना क्या है, उससे आगे का विजन सोच करके बैठा था कि तिब्बत, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर और राज्य, फिर और राज्य, फिर भारत।
ठीक। इससे पहले दोनों देश वर्ष 1950 की शुरुआत से सीमा संघर्ष में उलझे हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीमा को लेकर के संघर्ष स्टार्टिंग से चल रहा था। संघर्ष की स्थिति में 1950 के अंत में और वर्ष 1960 की शुरुआत में भारत और चीन के बीच संबंध तेजी से बिगड़े और इसके बाद 1962 में चीन ने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया और युद्ध की स्थिति हमें देखने को मिल गई। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचशील समझौता हुआ? 1950, 1952, 1953 या फिर 1954? आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो आपको बिहाइंड दी स्टोरी चीजें पता चली हैं, आप में से कितने लोग ये जानते थे और इसका क्या प्रभाव आज झेल रहा है भारत? ये भी आप देख रहे हो कि हर टाइम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है चाइना भारत के लिए ही। तो आपकी मैं राय जानना चाहती हूँ, इस पर क्या आपकी राय है, आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।